हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स में सदिश और अदिश को लेकर है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को लेकर है और इसको आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हमको देखना है कि सदिश और अदिश ये दोनों क्या होता है, तो इसमें अंतर करते हुए हम समझेंगे कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो सबसे पहला, सदिश वे भौतिक राशियां होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। पूरे सदिश और अदिश में हमको दो चीज जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। दो चीजें देखिए, परिमाण और परिणाम। तो परिमाण जो है ये मैग्नीट्यूड को कहा जाता है, उस वैल्यू को कहा जाता है, जबकि परिणाम जो है वो रिजल्ट को कहा जाता है। जो रिजल्टेंट होता है उसे कहा जाता है, मतलब जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा आखिरी में, उसे क्या कहा जाएगा? परिणाम कहा जाएगा। और वैसे ही जो परिमाण है वो उसका वैल्यू होता है, मतलब कोई सदिश है अगर तो उसका वैल्यू जो है वो परिमाण कहलाता है। तो इस तरह से क्लियर रहेंगे। दिशा और परिमाण मतलब कोई दिशा बता रहा है कोई भी भौतिक राशि और उसके साथ उसका वैल्यू भी दिया हुआ है तो वो सदिश राशि है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। याद रखेंगे। तो ये हो गया अंतर, पहला अंतर कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। दूसरा, सदिश के लिए हमको कुछ याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी राशियां हैं जो सदिश होती है। तो देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विस्थापन जो है इसमें दिशा होता है। विस्थापन में क्या होता है? दिशा होता है, इसलिए ये क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन से क्या बनता है? तो विस्थापन से वेग बनता है, वेग से त्वरण बनता है, त्वरण से बल बनता है और बल से संवेग और आवेग बनता है। तो इस तरह से ये सदिश राशियों को याद करना बहुत आसान है। वेग से विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, त्वरण से बल, बल से संवेग और आवेग, ये हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशियां, इतने में से ही क्वेश्चन आता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि, याद रखेंगे। तो देखिए, इतना याद करना बहुत आसान है। पिछले वीडियो में हमने यही सब चीजें पढ़ा है। तो अब अदिश राशि क्या है? तो उदाहरण देखते हैं जिसमें दिशा ना हो, जैसे द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान का वैल्यू होता है जैसे 5 kg है, 10 kg है, लेकिन उसमें दिशा नहीं बताता होता है कि 5 kg उत्तर दिशा में है या 10 kg दक्षिण दिशा में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए द्रव्यमान हो गया, धारा, ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा, ये सब अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, धारा, ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा। इसके अलावा आप देखिए क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल बताते हैं तो उसमें दिशा नहीं होता है। वैसे क्षेत्रफल के अलावा आयतन, ये सब में दिशा नहीं होता है। तो जनरल से अगर सोचेंगे तो समझ में आ जाता है, जिसमें दिशा नहीं है वो क्या है? वो अदिश राशि है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों में, वो अगला पॉइंट बनेगा हमारा तीसरा पॉइंट, कि सदिश जो है वो बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं। याद रखना, सदिश जो है वो बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जबकि अदिश बीज गणित के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए अदिश राशि को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कारण क्या है कि ये बीज गणित के नियमों का पालन करते हैं, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है, ये मानते हैं। ये नहीं मानते हैं, इसी कारण सदिश का एक अलग से टॉपिक बनेगा और उसमें हम समझेंगे कि सदिश क्या है। अभी इसी वीडियो में देखेंगे उसको कि सदिश क्या है। तो सदिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने अंतर समझ लिया सदिश और अदिश में, कि सदिश वो भौतिक राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उदाहरण हमने देख लिया। और तीसरा जो अंतर है वो ये है कि बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं सदिश, जबकि अदिश बीज गणित के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक सदिशों का जोड़ देखेंगे और दूसरा सदिशों का गुणनखंड देखेंगे। हम गुणनफल देखेंगे कि सदिशों का जोड़ क्या बोलता है और सदिशों का गुणनफल क्या बोलता है। तो एक ये हो जाएगा सदिशों का जोड़, और सदिशों के जोड़ में भी हम दो चीजें देखेंगे, एक त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सदिशों का जोड़। तो दो टॉपिक बनेंगे, सदिशों का जोड़ और सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का जो जोड़ है, इस जोड़ में भी हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक सदिश जोड़ का त्रिभुज नियम और एक सदिश जोड़ का समानांतर चतुर्भुज नियम।
सिर्फ 4 रूल पढ़ेंगे और सदिश सदिश पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का नियम क्या बोलता है कि अगर एक सदिश A ऐसा है और एक सदिश B ऐसा है तो इसका रिजल्टेंट का मतलब परिणाम क्या होगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज होता और बीजगणित का नियम अगर हम लगा रहे होते तो क्या होता, तो बीजगणित का नियम अगर लगाते तो क्या होता, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते और कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, इससे बना लेते। लेकिन यहाँ पर जब हमको रिजल्टेंट निकालना है तो सदिश ए और सदिश बी का जो रिजल्टेंट है वो होता है सदिश ए प्लस सदिश बी। इसमें जो मैं बार बार जो सदिश बोल रहा हूँ वो इस एरो को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर किसी भी ये उसका क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। जैसे ए लिखा हुआ है तो ए क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और इसके ऊपर जो एरो लगा हुआ है ये सदिश कहलाता है, और ये जो आर लिखा हुआ है ये रिजल्टेंट है, परिणाम है। इसीलिए मैंने परिमाण और परिणाम को पहले लिख दिया है ताकि जहां जहां मैं परिमाण बोलूं वहां पर मैं यहां टिक करूंगा और जहां जहां मैं परिणाम बोलूंगा वहां पर मैं यहां पर टिक करूंगा। तो अभी हम देख रहे हैं क्या, आर का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब परिणाम होता है। तो इसका परिणाम हुआ a प्लस बी। लेकिन यही समांतर चतुर्भुज हो और समांतर चतुर्भुज में एक सदिश a एक लाइन ऐसा है और सदिश b जो है वो कुछ ऐसा है और इनके बीच का कोण अगर थीटा है, ठीक है, तो समांतर मतलब अगर सदिश a इतना दूर है तो इतना ही बड़ा सदिश a ऊपर भी बना लेंगे और इतना ही बड़ा सदिश b इधर भी बना लेंगे और ये कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा, ठीक है। और बीच से इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो बीच से अगर इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो सदिश r जो है वो क्या होगा वो देखते हैं। तो सदिश r तो नहीं निकल सकता, लेकिन r जो सदिश r का मैग्नीट्यूड या परिमाण जो है वो r कहलाएगा और r निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किससे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकलेगा, जहां पर cos थीटा जो है वो वेरी करता है -1 से +1 तक। इस -1 और +1 का बहुत ही वैल्यू है, मतलब इसको समझना पड़ेगा कि -1 +1 होने से और क्या चीजें बदल रही है। तो देखिए पहला तो फॉर्मूला ये बन गया कि r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, फॉर्मूला है, सीधा रटना है आपको। इसके बाद अगर सदिश a प्लस सदिश b का मॉड किया जाए, है ना, मतलब ये जो सदिश a है और सदिश b का जो मॉड किया जाए, मॉड का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका क्या निकालना, उसका परिमाण निकालना, उसका वैल्यू निकालना। तो अगर मॉड इसी को बोलते हैं, मतलब जैसे सदिश a और सदिश b को हमको जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो ये सदिश का जोड़ कहलाएगा, सदिशों का जोड़ कहलाएगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि सदिश a का मान दिया हुआ है 3i प्लस 4j लिखा हुआ है ना, ये j के ऊपर जो कैप लगा हुआ है ना, i के ऊपर और j के ऊपर, वो सदिश को बताता है। तो दो ही तरह से सदिश को लिख सकते हैं, एक तीर और एक इस कैप से। और सदिश b का मान जो है वो है 4i प्लस 3j। तो इस हिसाब से अगर आपको पूछे कि a प्लस बी क्या होगा, सदिश a प्लस बी क्या होगा, तो सदिश a प्लस बी होगा i वाले के साथ i वाला जुड़ जाएगा, मतलब 4 3 7i हो जाएगा और यहाँ पर 4 3 7j हो जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी का मान निकल जाएगा और इसी को क्या कहा जाएगा, रिजल्टेंट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि अगर मैं कहूँ कि ये तो सदिश का मान है कि सदिश a और सदिश b का जोड़ क्या होगा तो इतना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि सदिश a और सदिश b का जोड़ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तब आपको लगाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाना पड़ेगा। और मॉड लगाएंगे मतलब इधर क्या होगा, इधर अंडर रूट जो बचा है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए इधर भी सिर्फ 2 लाइन खींचने से इस तरफ की चीजें कैसे बदल जा रही है। तो इस तरफ अंडर रूट लगता है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49 और 7 7 49। तो इस तरह से 9 9 18 मतलब अंडर रूट 98 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जोड़ते हैं, मतलब सदिशों का जोड़ ऐसा हो गया और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब मॉड लगाते हैं। तो इस तरफ जैसे सदिश a प्लस बी का मॉड लगाते हैं तो इधर वैल्यू बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और a माइनस बी के लिए देखें तो a माइनस बी के लिए वैल्यू बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मतलब जब भी सदिश a और सदिश b का जोड़ निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस तरफ समांतर चतुर्भुज के नियम से, तब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इस पर
कि cos थीटा का मान जो है वो वेरी करता है -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब ये है कि R मिनिमम, इसका मतलब दो चीज है, R जो R दिख रहा है रिजल्टेंट, इसका मान मिनिमम में क्या होगा और मैक्सिमम में क्या होगा। तो देखिए R मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो cos थीटा का मान -1 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब cos थीटा का मान +1 हो सकता है। यहां पर समझ में आ रहा है कि cos थीटा का मान -1 कब हो सकता है? -1 जब भी होगा मतलब -1 तक ही जा सकते हैं। तो -1 होगा मतलब वो मिनिमम को बताएगा, सबसे कम वैल्यू को बताएगा, जबकि अगर +1 रखते हैं cos थीटा का मान तो वो किसका मान बताएगा? मैक्सिमम का मान बताएगा, अधिकतम का मान बताएगा। तो इस तरह से R के मान में cos थीटा का एक बार -1 रख लीजिए यहाँ पर और एक बार +1 रख लीजिए। तो जब R का मान जो है -1 रखते हैं तो a² + b² -2ab बन जाता है, क्योंकि cos थीटा का मान -1 रखने से यहां पर माइनस आ जाता है, और जब यहां पर माइनस आ जाता है तो क्या होता है देखेंगे, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर आ जाता है, और a - b का होल स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाते हैं, तो R मिनिमम का मान आ जाता है a - b। मतलब जब भी R मिनिमम निकालना हो तो a - b करके निकाल सकते हैं। जबकि cos थीटा का मान प्लस रखने पर R बराबर देखिए क्या हो जा रहा है, a² + b² + 2ab। cos थीटा का मान +1 रखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा। अब ये फिर देखिए a² + b² + 2ab का फॉर्मूला है, तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा a + b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो R मैक्सिमम आ जाएगा, और R मैक्सिमम आ जाएगा a + b। तो ये अलग फॉर्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ पर हम लिखते चलेंगे R मिनिमम, यहाँ पे भी R मिनिमम, यहाँ पे R मैक्सिमम, यहाँ पे R मैक्सिमम। तो इस तरह से R मिनिमम और R मैक्सिमम क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। इसी के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए कि इसका यूज कहाँ है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको ऐसा बोले कि एक 3 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा हो, है ना, क्वेश्चन ऐसा है कि 3 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा हो और 4 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा हो, तो आप बताइए कि इनमें से अधिकतम कौन सा मान हो सकता है, मतलब इसमें से कौन सा मान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, और पूर्व दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ऑप्शन है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन और डी है 8 न्यूटन। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा मान इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऐसा क्वेश्चन है कि उत्तर में 3 न्यूटन का बल लग रहा है और पूर्व में 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इनमें से कौन सा मान इसका नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, R मिनिमम और R मैक्सिमम निकाल कर देख लेना है। R मिनिमम का मतलब उन दोनों को जोड़, R मिनिमम का मतलब एक दूसरे से घटा कर देख लेते हैं, तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, और R मैक्सिमम का मतलब इन दोनों को जोड़कर A और B का जोड़ना रहता है मैक्सिमम में, तो 4 और 3 को जोड़कर देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब वैल्यू 1 से 7 के बीच ही वेरी कर सकता है। तो इसमें देखेंगे 1 से 7 में 2, 5, 7 तो आ रहे हैं, लेकिन 8 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। मतलब 8 वो वैल्यू नहीं आएगा इसके अंतर्गत। मतलब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू नहीं है पूछता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा नहीं है। नहीं है मतलब 8 न्यूटन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही हो सकता है। cos थीटा का मान -1 और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसके लिए क्राइटेरिया है R मिनिमम और R मैक्सिमम। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करते हैं, इसका मान जो है इसमें रख देते हैं, किसमें, इस फॉर्मूले में, और ऐसा बना लेते हैं। जैसे दिखा रहा हूं मैं बनाकर कि अगर आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बोलते हैं यही क्वेश्चन देकर कि क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है और पूर्व दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताइए इसके बीच का कोण क्या है। ऐसा अगर बोल देता है आपको, तो देखिए बीच का कोण नहीं, इसमें बोलेगा रिजल्ट क्या है, बोलेगा बीच का कोण तो पता चल जाएगा। जैसे देखिए उत्तर में 3 न्यूटन का बल लग रहा है, उत्तर दिशा मतलब अच्छा इधर है उत्तर दिशा, तो 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, और पूर्व दिशा मतलब इधर है, इधर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में अपने आप समझ में आ गया कि इसके बीच में 90 डिग्री है।
तो ये तो समझ में आ जा रहा है कि ये 90 डिग्री है करके, है ना। तो कोण तो निकालने पूछ ही नहीं सकता, अगर पूछ भी ले तो अगर ऐसा बोल दे कि उत्तर दिशा में 3 न्यूटन और पूर्व दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताइए इसके बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है 90 होगा। लेकिन अगर इसका रिजल्टेंट पूछ दे, क्या पूछ दे, परिणाम पूछ दे, तब r बराबर आता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां से हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा, कोई भी मान सकते हैं इसमें से, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 3 × 4 × cos 90 डिग्री। अब यहाँ पर मुसीबत आ रहा है कि इस cos 90 का मान आप कैसे रखोगे। तो इस cos 90 का मान रखने के लिए आपको एक टेबल बनाना सीखना होगा। वो टेबल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखना है 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ पर लिखना है साइन, कॉस और tan। सबसे पहले आपको एकदम फॉर्मूले जैसा रट लेना है, 0 1 0, सबसे पहला चीज 0 1 0, और अंत में लिखना है 1 0 इन्फिनिटिव, 0 1 0 और 1 0 इन्फिनिटिव लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर √3/2 लिखना है, ठीक है। और इसको पलट देना है, मतलब यहाँ पर 1/√2 ही होगा, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा √3/2 और ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाएगा 1/2। अब देखिए आपको क्या रखना है, आपको cos 90 का वैल्यू रखना है। तो cos यहाँ है और 90 यहाँ है, तो ऐसे करके मिलाएंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, मतलब cos 90 का मान 0 होता है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, और ये जितना भी गुणा करके आएंगे, अगर इसका वैल्यू 0 है तो 4 तिया 12 दूनी 24 × 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर r का मान बचा 9 और 16 25 + 0 कितना आया, √25, और r का मान आ गया 5 न्यूटन। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े, क्वेश्चन में अगर रिजल्टेंट पूछ रहा है कि इन दोनों का परिणाम क्या होगा या परिणामी वैल्यू क्या होगा, परिणाम क्या होगा, R पूछ रहा है, तो R का मान 5 न्यूटन सही है आंसर, और आप ऑप्शन देख के 5 न्यूटन आंसर मार देंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ ले कि इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं होगा, इनमें से कौन सा वैल्यू इसके परिणाम नहीं हो सकता है, तब आपको R मिनिमम और R मैक्सिमम चेक करके बनाना होता है, ठीक है। तब आपको R मिनिमम और R मैक्सिमम, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो परिणाम पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो इस तरह के सदिश जोड़ के नियम से ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं आपसे कि जोड़ कर दिखा दीजिए, या तो त्रिभुज के नियम से सीधा, या फिर आप उसका रिजल्ट निकाल कर दिखा दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें सदिश उसका देखना है, सदिशों का गुणन देखना है, लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद उस टॉपिक को चालू करेंगे। तो चलिए उसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि सदिश a और b जो है इसका मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, और ये अगर सदिश a - b के बराबर हो, क्वेश्चन है हमारा है, तो सदिश a + b का मॉड सदिश a - b के मॉड के बराबर है, तो बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए इसका मान अभी हमने देखा कि ये होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसका वैल्यू हमने देखा √a² + b² - 2ab cos थीटा। अब देखिए यहाँ से रूट और रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, और इधर बचेगा a² + b² - 2ab cos थीटा। अब देखिए इस a और b का स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2ab cos थीटा, और उधर से -2ab cos थीटा को इस तरफ लेकर आएंगे तो +2ab cos थीटा होगा। तो ये a² + b² -a² - b², मतलब ये +a² + b² उधर जाकर क्या हो जाएगा, -a² - b² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 2 और 2 4ab cos थीटा हो जाएगा, और इधर a² से a², b² से b², तो ये हो जाएगा 0। देखना जब भी हम घटाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होता है, 1/1 करेंगे तो 1 होता है। तो हमको पढ़ाया गया है बचपन में कि कटाने पर 1 आता है और घटाने पर 0 आता है। तो वैसे ही हमने a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाया तो 0 मिला हमें, वैसे b स्क्वायर से b स्क्वायर घटाया तो भी हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इस तरह से यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर आएगा cos थीटा बराबर 0/4ab। तो यहाँ देखिए 0 से किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने पे क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और cos थीटा बराबर 0 का कब वैल्यू आता है, तो देखिए cos 0 कब आता है, जब 90 डिग्री हो। cos का मान 0 कब आता है, देखिए 0 कहाँ पे लिखा हो, जब cos 90 हो, इसलिए 0 का मान हम क्या लिख देंगे, cos थीटा बराबर cos 90। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सदिश जोड़ का नियम जो है, 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहले मैंने जोड़कर बताया, फिर मैग्नीट्यूड वाला बताया, फिर ये वाला क्वेश्चन। तो इन तीनों के अलावा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमको 2 अलग टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे गुणन पढ़ना है हमको, सदिशों का गुणन। उसको चालू करने से पहले 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, जैसे एकांक सदिश है, कोई एकांक सदिश है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और सदिशों का वियोजन कैसे होता है। ये 2 टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो एकांक कोई सदिश है, तो किसी भी सदिश में x y z जो होता है, जैसे बीजगणित में हम x y z कहते हैं, तो सदिश में उसको i j k से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई सदिश है, जैसे ऐसा, ये x अक्ष है ना, तो i को x से, ये y अक्ष है तो y को j से, और ये z अक्ष है तो इसको k से निरूपित किया जाता है। और अगर इसके ऊपर कैप लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है। तो इसी तरह से अगर मान लो a का मान 2i + 3j + 4k दिया हुआ है, सदिश a का मान है ना, इसके ऊपर तीर लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, सदिश है। तो सदिश a का मान 2i 3j + 4k दिया हुआ है, तो इसका परिमाण क्या होगा, मतलब अगर इस सदिश को हटा दें तो क्या होगा, तो क्या होता है, अंडर रूट लगाते हैं और i के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा, j के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा, k के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इसके बीच में कहीं माइनस आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इसके बीच में माइनस आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं होता है, इसका मान प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ पर -4 दिया है ना, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। तो -4 का स्क्वायर कर देने से क्या होगा, तो -4 का स्क्वायर कर देने से 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 9 25 और 4 29। तो अंडर रूट 29 इसका मान आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि परिणाम, जब भी किसी सदिश का परिमाण निकाल रहे हैं, क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, याद रखेंगे मैग्नीट्यूड। तो जब किसी सदिश का परिमाण, उसका वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू निकालते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा ही, और यहाँ पर कभी भी आपको ऋणात्मक वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस अगर लगा भी है इसके बीच में, तो वो स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से एक नोट बनता है कि सदिशों का परिमाण जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता, और कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही, शून्य भी नहीं हो सकता। तो शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये चीज बन रहा है यहाँ पर। तो कोई एकांक सदिश, कोई भी एक सदिश दिया है, उसका परिणाम निकालने बोल रहा है अगर आपका परिमाण, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सदिश b है, इसका मान 3i + 4j दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, आपको बोल रहा है कि इसका आप क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, b निकाल दीजिए, सीधा परिमाण निकाल दीजिए। तो आप करेंगे अंडर रूट i के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, j के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौक 16, अंडर रूट 25, और इसका आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। मतलब b का मान क्या है, 5 है। तीर सदिश को बताता है, अगर इसको हटा देते हैं तो अंडर रूट लगाकर जो भी वैल्यू है i j के साथ जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर करके सिर्फ जोड़ना होता है। तो ये हो गया एकांक सदिश, है ना। और सदिशों का वियोजन क्या कहलाता है, तो देखिए मानते हैं कि इस तरह से ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और यहाँ पर है कोई F नाम का फोर्स या बल लग रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो थीटा जिसके साथ लगा होता है उसको आधार बोलते हैं, और आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो आधार बटे कर्ण cos थीटा को होता है। मतलब ये x अक्ष वाला F cos थीटा कहलाएगा, जबकि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा
एफ साइन थीटा, मतलब एक कॉस हो गया तो दूसरा साइन होगा। अब क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में आप जो है इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बताइए कि एक्स अक्ष का वैल्यू क्या है और वाई अक्ष का वैल्यू क्या है। तो अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, एफ का मान 10 न्यूटन दिया है और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। एफ का मान 10 न्यूटन और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष का मान अगर आपको निकालने बोल रहा है तो आपको क्या करना है, एफ कॉस थीटा करना है। और अगर वाई अक्ष का मान निकालने बोल रहा है तो एफ साइन थीटा करना है। अब इसको निकालना बहुत आसान है। एफ कॉस थीटा देखिए क्या होगा, एफ का मान 10 न्यूटन है तो 10 रखेंगे, कॉस थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहां रख देंगे। अब cos 30 का मान कितना होता है, तो देखिए टेबल से देखिए, cos 30 कौन सा वैल्यू फंस रहा है, ये वाला। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसको कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा 5√3, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही f sin थीटा क्या होगा, तो f का मान फिर 10 न्यूटन sin 30। अब sin 30 मतलब ये साइन है और ये 30 है, तो ये 1/2 इसमें फंस रहा है, तो ये हो जाएगा sin 30 का मान 1/2, इसको कटाएंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 5 न्यूटन का बल जो है वो एफ साइन थीटा मतलब वाई अक्ष की ओर लग रहा है। तो इस तरह से सदिशों का वियोजन करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स अक्ष की ओर कितना बल लग रहा है और वाई अक्ष की ओर कितना बल लग रहा है। तो ये हो गया आपका सदिशों का वियोजन और एकांक सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो सदिश में टॉपिक बचता है वो है सदिशों का गुणन। उसको क्लियर करने के बाद इस सदिश का टॉपिक कवर हो जाएगा आपको। तो चलिए सदिशों का गुणन स्टार्ट करते हैं। सदिशों का गुणन हमें 2 भागों में बांटकर देखना है, जैसे सदिशों का अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन। तो इस तरह से हम उसको 2 भागों में बांटकर देखेंगे, सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन। तो चलिए पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम लिख लेंगे हम सदिशों का गुणन, है ना, सदिशों का गुणन। और बीच में एक लाइन खींचकर इस तरफ सदिशों का अदिश गुणन और इधर है सदिशों का सदिश गुणन। तो 2 तरह से करेंगे, सदिशों का अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन। अब देखिए सदिशों का अदिश गुणन कैसे होता है और सदिश गुणन कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोण हो। सदिश ए और सदिश बी के बीच में कोई सा भी एंगल बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐसे सदिश ए बना लिए, इस तरफ सदिश बी बना लिया और उसके बीच में थीटा बना दिए। तो वैसे ही सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण यदि थीटा है तो सदिश ए और सदिश बी जो है, सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणन जो है वो होता है a × b cos थीटा। और याद रखें कि ये जो अदिश गुणन है इसको डॉट से दर्शाते हैं। क्लियर, अदिश गुणन को डॉट से दर्शाया जाता है, मतलब a डॉट b जो है वो a × b cos थीटा हो जाएगा। मतलब सदिशों का जब अदिश गुणन करना होता है तो इसको डॉट से दर्शाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे ही अगर सेम चीज थीटा a और b के बीच का कोण है तो सदिशों का सदिश गुणन होता है a क्रॉस b। याद रखना सदिश गुणन का मतलब होता है क्रॉस लगाना और अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट लगाना। तो क्रॉस लगाने पर ये हो जाता है a b साइन थीटा और n कैप। ये n क्या है, तो n का जनरली यूज नहीं होता है, ये तल के लंबवत दिशा होती है। n कैप का मतलब क्या होता है, तल के लंबवत दिशा। और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं पीएससी व्यापम रेलवे में उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब इससे क्वेश्चन बनता है सदिशों का सदिश गुणन से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली। तो इसी को ज्यादा देखना है हमको, इसलिए इसका कम वैल्यू है। तो सदिशों का अदिश गुणन समझ में आया। थीटा अगर ए और बी के बीच का कोण है तो अदिश गुणन होगा, अदिश के लिए डॉट का प्रयोग होता है। थीटा ए और बी के बीच का कोण है अगर, तो सदिशों के सदिश गुणन में क्रॉस का प्रयोग होता है और क्रॉस का मतलब सदिश होता है। इसके अलावा सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होती है। याद रखना सदिशों का अदिश गुणन, ये लिखना पड़ेगा आपको, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है मतलब जिसमें तीर नहीं लगा होता है, अदिश राशि होती है। जबकि सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है और सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्वेश्चन मेरा सदिशों का गुणन होता है, मतलब सदिशों का गुणन कैसा होता है, अदिश, बी है ऑप्शन सदिश, सी है ऑप्शन सदिश या अदिश,
और डी ऑप्शन है सदिश और अदिश। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है सोचने के लिए कि सदिशों का गुणन क्या होता है। देखिए मैंने बताया सदिशों का अदिश गुणन अदिश राशि होता है, सदिशों का सदिश गुणन सदिश राशि होता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन छांटना है कि सदिशों का गुणन होता है अदिश राशि, सदिश राशि, सदिश या अदिश राशि, सदिश और अदिश राशि। तो जितने लोग पहला ऑप्शन ले रहे हैं अदिश राशि, जनरली लोग ऐसा आंसर नहीं ले लेंगे, लेकिन जितने लोग ले रहे हैं वो गलत है। बहुत सारे लोग जो है सदिश को ले रहे होंगे, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं अभी वो लोग ये देख रहे होंगे आंसर सदिश आएगा क्योंकि सदिशों का गुणन सदिश राशि होता है। क्लियर है, लेकिन ये भी गलत हो गया। तीसरा जिन लोग सोच रहे हैं कि सदिश या अदिश होता है, इसको अभी स्टैंड बाई पे रखते हैं। चौथा ऑप्शन जिन लोग सोच रहे हैं सदिश और अदिश होता है, तो सदिश और अदिश हो ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन है सदिश या अदिश, तो ये हो सकता है। याद रखना यहाँ क्वेश्चन में पूछा है सदिशों का गुणन क्या हो सकता है, तो सदिशों का गुणन सदिश हो सकता है या अदिश हो सकता है। मैंने भी बताया सदिशों का गुणन सदिश अदिश हो सकता है या तो सदिश हो सकता है, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन अदिश होता है, वहां पर ऐसा पूछा ही नहीं। आप अगर बी ऑप्शन ले रहे हैं तो वहां पर पूछना चाहिए था कि सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, वहां पर सिर्फ पूछा है सदिशों का गुणन क्या होता है। तो सदिशों का गुणन जो है वो सदिश या अदिश हो सकता है, जबकि सदिशों का सदिश गुणन सदिश राशि है, सदिशों का अदिश गुणन अदिश राशि है। यहां तक मामला क्लियर है। अब इसके बाद जो है हमको सदिशों के अदिश गुणन के लिए हमको क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे जिसको हमको बनाना होगा। तो जैसे मान लीजिए सदिश ए का मान दिया है 3i + 4j, के में भी दे सकता है, और सदिश बी का मान दिया हुआ है 4i + 3j, इस तरह से मान दिया हुआ है। तो इसका बोलेगा कि इसका आप बताइए अदिश गुणन, मतलब आप अदिश गुणन करके बताइए। सेम क्वेश्चन यहां भी रह सकता है, ए का मान 3i + 4j और बी का मान 4i + 3j, 5k और 6k, यहां पर भी जोड़ लेते हैं। 5k में दिया हुआ है मान लीजिए और 6k में दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा, इसका अदिश गुणन बनाना है आपको। तो देखिए सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, तो डॉट a × b क्या होता है, तो a × b निकलता है i का i वाले के साथ गुणा करो मतलब 4 × 12 प्लस यहाँ पे अभी j वाले के j के साथ गुणा करो 4 × 12, k का k के साथ। अदिश गुणन कर रहे हैं तो सदिश नहीं होता, मैंने आपको अभी बताया सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि मतलब बीजगणित का नियम, सीधा 6 × 5 = 30 आ जाएगा, और इसको हम 30 और 12 42 और 42 और 12 54, यहाँ पर इसका a × b जो a × b का वैल्यू सीधा निकल जाएगा आपका 54, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए सदिशों का अदिश गुणन बहुत आसान है, लेकिन जो सदिशों का सदिश गुणन होता है ये थोड़ा टफ होता है। तो इसको बनाने के लिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखो सदिशों का सदिश गुणन करना है, यहाँ पे सदिश बना लेंगे, a × b करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी से एक टेबल बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा मॉड में i j और k का। तो i j k में पहले देखिए 3 4 और 5 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर रखेंगे 3 4 और 5, यहाँ पे 4 3 6 दिया हुआ है, तो 4 3 और 6 रख देंगे। अब इसका गुणा करना चालू करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए पहला ब्रैकेट और i लिखते हैं, फिर माइनस करके फिर से ब्रैकेट और j लिखते हैं, फिर प्लस करके फिर से ब्रैकेट और k लिखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सदिशों का सदिश गुणन के लिए मैंने क्रॉस लगाया है, जैसे यहाँ पर सदिशों के अदिश गुणन के लिए मैंने इनटू लगाया था, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया। यहाँ पर मैंने i का i वाले के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ गुणा करके मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर i लिखना पड़ेगा, फिर ये माइनस लिखना पड़ता है। ये फॉर्मूले में ही है कि यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट बनाकर j, फिर प्लस लिख के फिर ब्रैकेट बनाकर फिर k। अब ब्रैकेट में क्या भरना है वो देखना है। तो ये क्वेश्चन से ब्रैकेट में भरा जाता है। जैसे i के लिए पहले लिखना है हमको, तो i के लिए इसको मिटा दीजिए और जो बचा उसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, मतलब 6 चौक 24 और 5 तिया 15, बीच में माइनस आता है, बीच में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये हो गया। चलिए i के लिए कौन सा वैल्यू लिखा था हमने, 3 और 4। वैसे ही अब j के लिए हमको लिखना है, तो j के लिए जो लाइन होगा, j का जो लाइन होगा इसको मिटा देना है। तो अब जो बचा उसका तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा 6 तिया 18 माइनस 5 चौक 20, इतना लिख देंगे। और ये वैल्यू फिर से लिख देते हैं हम।
अब हमको k के लिए वैल्यू लिखना है। फिर से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर k के लिए वैल्यू लिखना है तो आपको इसको ऐसे हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तिरिया गुणा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 24 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आई माइनस 18 में से 20 गया तो -2, तो -2j है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो +2j हो जाएगा। फिर प्लस 9 में से 16 गया कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7, तो -7k। तो इस तरह से a क्रॉस b को निकाला जाता है। याद रखेंगे, a क्रॉस b को इस तरह से निकाला जाता है। तो ये हो गया सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का सदिश गुणन। एक आध क्वेश्चन और इसमें से देखते हैं, सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है। तो मान लेते हैं k वैल्यू नहीं रहता, इतना ही रहता, इतने में आपको बताना रहता है कि इसका सदिशों का अदिश, देखिए सदिश a है, सदिश b है, इनका अदिश गुणन करके बताइए। तो अदिश गुणन मतलब ये वाला डॉट लगाना है, मतलब डॉट लगाना है, और i का i के साथ मतलब 4 तिया 12 और j का j के साथ मतलब 4 तिया 12, तो 12 12 क्या हो जाता है, 12 और 12 आपका 24 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस है, तो अब वैल्यू बदल जाएगा। 4 तिया 12 प्लस और माइनस माइनस होता है, याद रखेंगे, और फिर 4 तिया 12 और ये वैल्यू हो जाता है 0। क्लियर है। तो इस तरह से आपका अगर इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, सदिश a का मान इतना है, सदिश b का मान इतना है, और बताइए कि इसके बीच का कोण क्या होगा, अगर ये पूछ दे तो क्या करेंगे। तो देखिए a डॉट b का मान हमने निकाल लिया है, कितना आ रहा है 0, ठीक है, a डॉट b का मान हमने 0 निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, a डॉट b का मान 0 है, a का मान और b का मान निकालिए। a का मान और b का मान कैसे निकलेगा देखते हैं। तो a का मान निकलता है एकांक सदिश से, जैसे सदिश a का मान है 3i - 4j, 3i - 4j सदिश a का मान है। तो a का मान बताइए क्या होगा, a का मान होगा √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। मैंने अभी बताया एकांक सदिश को कैसे निकालते हैं, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा √25 और a का मान आ जाएगा ऐसे में 5 आपका। तो ये क्लियर हो गया, a का मान आ गया। वैसे ही आपको b का मान निकालना है, तो b के मान के लिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4i + 3j। तो आपको रखना है 4i + 3j, और आपको क्या करना है, ये सदिश का मान है तो b निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सदिश को हटा देते हैं और उस तरफ रूट लगता है, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा √25 और वैल्यू आ जाएगा 5। तो a और b का मान पता चल गया। अब सदिशों का अदिश गुणन करना है ना, इसमें कोण निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को रखते हैं। इस फॉर्मूले को रखेंगे तो a डॉट b का मान 0 लाए हम, ठीक है, a और b का मान कितना लाए हम, 5 और 5 कितना आ जाएगा, 5 × 5 25 आ जाएगा, ठीक है, या फिर 5 × 5 भी लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, और cos थीटा तो हमको निकालना है थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 5 × 5 = 25, ये 0 के अपॉन में चला जाएगा, और जो भी चीज़ 0 के अपॉन में जाता है 0/25 हो गया, मतलब 0 के साथ जिसका भी गुणा करें या भाग करें 0 आता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा 0। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये 0। अब देखेंगे cos थीटा का मान 0 कब होता है। तो cos थीटा का मान 0 तब होता है जब ये 90 डिग्री हो, मतलब cos 90 हो। यहाँ लिख देंगे cos 90 बराबर cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ गुणा करके दिखाने बोलता तो आप तुरंत यहाँ पर बना सकते थे, मतलब अदिश गुणन बोलता तो i का i वाले के साथ और j का j के साथ बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको और आंसर आ जाता। लेकिन अगर कोण निकालने बोला तो a का पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाला, b का फिर मैग्नीट्यूड निकाला और फिर वैल्यू रखा किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। मतलब अगर कोण निकालने बोलता है तब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही अगर इसमें भी कोण निकालने बोलता है तब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया आपको, जो इस तरह से हम कर रहे थे। तो इस तरह से ये सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन होता है। इन दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इन दोनों को मिलाकर कि सदिशों का सदिश गुणन सदिशों के अदिश गुणन का √3 है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि सदिशों का जो सदिश गुणन है वो सदिशों के अदिश गुणन का √3 है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सदिशों का सदिश गुणन, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, सदिशों का सदिश गुणन ऐसा होता है और सदिशों का अदिश गुणन ऐसा होता है।
मैंने बताया सदिशों का सदिश गुणन के लिए क्रॉस लगाते हैं और अदिश गुणन के लिए डॉट लगाते हैं। तो सदिशों का सदिश गुणन सदिशों के अदिश गुणन का √3 है। का मतलब गुणा होता है तो √3 उस तरफ लगेगा। अब देखिए यहाँ पर a क्रॉस b का मान क्या होता है, तो a क्रॉस का b का मान होता है ए बी साइन थीटा, है ना। और जो n कैप है वो तो तल के लंबवत दिशा के लिए बस होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर a डॉट b का मान क्या होता है, सदिश a डॉट सदिश b का मान, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम समझते हैं कि ए बी और ए बी कट गया, कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा √3। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर √3। अब देखेंगे टेन थीटा में √3 क्या होता है, तो देखिए अभी तक इस लाइन का जरूरत नहीं था, अब जरूरत पड़ा है तो अब पढ़ेंगे। यहाँ पर 1/√3 होता है, यहाँ 1 होता है और यहाँ √3 होता है। इसका मतलब √3 कब होता है, √3 तब होता है जब 60 डिग्री हो, किसका, tan का। तो इसलिए tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री करेंगे, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सदिश और अदिश राशि क्या होता है, उनका जोड़ कैसे करना है और उनका गुणा कैसे करना है, एकांक सदिश का परिमाण कैसे निकालना है और सदिशों का वियोजन कैसे करना है, इस तरह से हम बना सकते हैं, है ना। इसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कोई दो सदिश दिए हुए हैं, मतलब एक सदिश दिया हुआ है 4i + 7j, दूसरा सदिश दिया हुआ है 3i + 4j। तो इन दोनों के बीच का परिमाण क्या होगा अगर ऐसा पूछता है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा है दो सदिश 4i + 7j और 3i + 4j का परिमाण क्या होगा, है ना। तो अगर आपको परिमाण पूछे तो आपको क्या करना है, तो इसको मान लेते हैं कि ये सदिश A है और इसको मान लेते हैं सदिश B है। अगर नहीं दिया है तो मान सकते हैं। सदिश A क्या है, तो सदिश A आपको दिख रहा है सामने और सदिश B भी दिख रहा है। अगर इसको जोड़ना है, मान लीजिए सदिश A + सदिश B करते हैं, तो i का i वाले के साथ जुड़ेगा तो 4 3 7i हो जाएगा और 4 7 11j हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ निकल गया। लेकिन वहां जोड़ नहीं पूछा है, वहां क्या पूछ रहा है, परिमाण। परिमाण का मतलब मॉड लगाना होता है, और मॉड लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस तरफ अगर मॉड लगाए तो इधर अंडर लग जाता है, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 7 49 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। अब ये हो जाएगा 0 7 1, है ना। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 170, मतलब A और B का जो मॉड है वो 170 आएगा। तो इस तरह से हमारा सदिश और अदिश का टॉपिक कवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। पूरी चीजें सदिश पर हमने पढ़ी हैं अदिश को मिलाते हुए। तो इस तरह से क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और पूछा कि मान लीजिए अदिश गुणित अदिश क्या होगा, है ना। तो अदिशों का सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, देखिए सदिशों का अदिश गुणन अदिश राशि होती है, सदिशों का सदिश गुणन सदिश राशि होते हैं। यहाँ तो अदिश और अदिश का ही गुणा हो रहा है, तो अदिश ही आएगा जिसमें दिशा ना हो। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।